स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का अर्थशास्त्र, ठीक है, इंग्लिश में जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स का दोस्तों वीकली टेस्ट के लिए सबसे वायरल प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है, और दोस्तों देखिए अब आपका एग्जाम धीरे धीरे नजदीक आते जा रहा है। ठीक है, और ये जो बोर्ड एग्जाम 2025 है इसमें आप लोग क्लास 12 में पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, अब आप सभी का बोर्ड एग्जाम 2025 का भी तैयारी इस चैनल पर कराया जाएगा। ठीक है, आज हम लोग वीकली टेस्ट का वायरल क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम लोग जो है और भी अच्छे तैयारी 2025 में अच्छा नंबर हम लोग ला सके। ठीक है, चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं पहला प्रश्न को। ठीक है, पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न को समझिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, कॉपी पे हो सकता है तो लिखते चलिएगा। ठीक है, प्रश्न आपसे कहता है कि एक राष्ट्रीय, ठीक है, पहला में कि राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है, क्या आपको पता है? राष्ट्रीय का मतलब होता है देश। ठीक है, राष्ट्र का मतलब होता है देश। ठीक है, और आय का मतलब होता है पैसा, इनकम ग्रोथ। ठीक है, यहां पर दोस्तों हम लोग समझा जाए तो किसी भी देश का, कोई भी देश हो, भारत, जापान, पाकिस्तान, अमेरिका, ठीक है, चाइना, कोई भी देश हो XYZ, ठीक है, वो एक साल में वो कितना ग्रोथ हुआ है, यानी कि वो कितना उसका आय हुआ है, वृद्धि, ठीक है, उसकी गणना हम लोग एक साल में एक बार करते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग देश भर का जो गणना, राष्ट्रीय आय की गणना हम लोग साल भर में एक बार करते हैं, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, वर्ष में एक बार। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से दोस्तों आगे अगला प्रश्न 2 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की गई। ठीक है, राष्ट्रीय आय समिति का स्थापना कब किया गया? तो ये दोस्तों याद रखिएगा 1915 में किया गया। ठीक है, ये तो डेट वाला चीज है तो इसमें हम तो किसी प्रकार का आपको समझा नहीं सकते हैं। ठीक है, डेट वाला चीज आपको याद रखना होगा 1915 में। ठीक है, चलिए एक ट्रिक याद रख लीजिए, 26 जनवरी 1950। ठीक है, आप लोग जानते होंगे क्या है, नहीं है। ठीक है, और आपका 15 अगस्त भी आ चुका है। ठीक है, चलिए 3 नंबर, उत्पादन वृद्धि को, ठीक है, उत्पादन वृद्धि को कहा जाता है। मतलब सर, मतलब क्या? मतलब उत्पादन शब्द से पता ही चल रहा है, उत्पादन यानी कि ग्रो। ठीक है, उत्पादन यानी कि ग्रो शब्द से हम लोग पकड़ रहे हैं कि किसी भी वस्तु का उत्पादन, जो वस्तु उत्पाद किया जा रहा है, ठीक है, उस वृद्धि को क्या कहा जाता है, उस वृद्धि यानी कि उस क्रिया को क्या कहा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं मूल्य वृद्धि। ठीक है, कितना वृद्धि हुआ उसका मूल्य वृद्धि। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अगला हम लोग प्रश्न है 4 नंबर। ठीक है, चलिए और एक और जरूरी बात दोस्तों, मैं आपको बहुत बार कह चुका हूं कि आप सभी के लिए क्लास स्टार्टेड हो चुकी है। ठीक है, अगर आप लोग पेड कोर्स वाला में, ठीक है, पेड कोर्स में क्लासेस ज्वाइन होना चाहते हैं दोस्तों, आपको ज्यादा पैसा नहीं लिया जा रहा, मात्र 299 रुपये लिया जा रहा है। ठीक है, और इसमें आपका 2 सब्जेक्ट रहेगा, एक इकोनॉमिक्स और एक आपका इंग्लिश कोर का। ठीक है, अगर आप क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो नंबर है इस पर आप ओनली व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको खुद रिप्लाई दूंगा, पेमेंट करने के बाद मैं आपको क्लास में ज्वाइन कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों समय बहुत कम है और बहुत सारे बच्चा जो है इस वाला जो है आपका जो पेड कोर्स है पढ़ भी रहा है। ठीक है, और रोज क्लासेस भी होती है, यानी कि आपको समझाया बहुत ही बेहतरीन तरीका से जाया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे तरह से। अगर आप लोग चाहते हैं तो इस वाला नंबर से आप लोग आ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और पेमेंट करने के बाद आप अपना क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 4 नंबर, राष्ट्रीय संपत्ति का अंक नहीं है। राष्ट्रीय संपत्ति का अंक कौन नहीं हो जाएगा? ठीक है, देखिए यहां पर दोस्तों राष्ट्रीय का संपत्ति बात हो रहा है, राष्ट्रीय। ठीक है, राष्ट्रीय मतलब कि एक देश का, ठीक है, किसी भी एक देश का संपत्ति का अंग की बात की जा रही है। क्या प्राकृतिक संसाधन राष्ट्रीय संपत्ति में आएगा? जी हाँ सर, प्राकृतिक मेरा खुद का थोड़ी संसाधन है। ठीक है, प्राकृतिक यानी पूरे देश भर का, उपकरण भी पूरे देश भर का होता है, मानव शक्ति में हम तुम नहीं, पूरा देश भर के लोग। ठीक है, और जो आपका पहला ऑप्शन से स्थिर पूंजी आपका हर एक मानव का अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये आपका राष्ट्रीय संपत्ति का अंग नहीं है, ये एक हिस्सा में नहीं आता राष्ट्रीय संपत्ति का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर,
अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? अस्थायी पूंजी का जो भी उपभोग मतलब इसका उपयोग कर रहा है, ठीक है, आप लोग समझिएगा, उपभोग का मतलब भी होता है उपयोग करना, ठीक है। चलिए, तो अस्थायी पूंजी का उपभोग को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मूल्यह्रास कहते हैं, ठीक है। कोई भी चीज है आप उसका उपभोग यानी कि उपयोग कर रहे हैं तो वो कमी होते जाएगी, इसका मतलब कि मूल्यह्रास होते जाएगा, ठीक है। चलिए, जो भी वृद्धि था वो अब घटते चलते जाएगा, ठीक है। 4 गो केला था, 4 गो में आप 1 गो खा गए, ठीक है, 3 गो बच्चा। फिर अगला दिन हो सकता है दोनों को 2 गो के खा गए, 1 गो बचेगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से चलते जाता है, ठीक है, जो स्थिर पूंजी होता है, ठीक है। मान के चलिए कोरोना के टाइम में आप लोग देखे होंगे बहुत सारे लोग का अपना सोना चांदी सब बेच दिया, जो कि स्थिर पूंजी के रूप में काम किया था, ठीक है। चलिए, 6वां नंबर प्रश्न, उत्पादन मूल्य की गणना करते समय, ठीक है, मूल्य लिया जाता है। देखिए, उत्पादन मूल्य की गणना करते समय मूल्य कहाँ से लेंगे? मान चलिए आप ही बिजनेसमैन आगे चलकर बनते हैं, ठीक है, और आप बिजनेस करते हैं किसी भी डेयरी मिल्क का, ठीक है, दूध का, ठीक है, किसी भी दूध का बिजनेस आप करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं ना, सॉरी दूध का नहीं, इसको हटा दीजिए, ये एग्जांपल बहुत ही घटिया हो जाएगा, ठीक है। मान के चलिए आप बिस्कुट का क्या करते हैं, बिस्कुट हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, बिस्कुट का आप क्या करते हैं, तो बिजनेस करते हैं। तो बिस्कुट में क्या लगता है? आटा लगता है, पहली बात तो आटा लगेगा, मीठा बिस्कुट बनाएंगे तो चीनी लगेगा, ठीक है, प्लस में इसका में और भी कुछ मटेरियल लगेगा, ठीक है, छानने उन्ने प्रोसेस कुछ और रहेगा। तो आप क्या कीजिएगा, आटा चीनी जो भी आप बनाए हैं और जो आप रिसेल करेंगे दुकानदार को, ना कि व्यक्ति को, ठीक है। मान चलिए आपको बिस्कुट बनाने में 2 रुपया लगे, ठीक है, और आप 4 रुपया पे सेलर को यानी कि दुकानदार को सेल किए। अब जो दुकानदार होगा वही बिस्कुट को 5 रुपया सेल करेगा, किसको? जो व्यक्ति, एक एक व्यक्ति को, जो कि अंतिम पूंजी के रूप में आता है। मान चलिए आपको बिस्कुट देता तो आप गटाक सुनी खा लेंगे, ठीक है। तो जो अंतिम पूंजी है, ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग उत्पादन की मूल्य में करते समय मूल्य लिया जाता है अंतिम पूंजी से, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर सी कर सकते हैं अंतिम वस्तुओं का, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र के जनक है, ठीक है। अर्थशास्त्र का कल्याणकारी अर्थशास्त्र का जनक कौन हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम याद रखिएगा, पिग्गो, ठीक है, पिग्गो, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, याद रखिएगा, आप लोग समझिए सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर। 8 नंबर कहता है स्ट्रोक में इसको शामिल नहीं किया जा सकता है, स्ट्रोक में इसको शामिल करेंगे, ठीक है, सॉरी नहीं किया जा सकता है, ये गलती से बोला जाता है, ठीक। स्ट्रोक में किसको शामिल करेंगे आप लोग? आपके पास मुद्रा की मात्रा तो उसको शामिल कर लेंगे, धान आपके पास ज्यादा तो उसको भी आप लोग एकजुट यानी कि शामिल करेंगे। गोदाम में रखे हुए गेहूं ये भी क्या है, तो स्ट्रोक में शामिल हुए कि चीज का एक मात्रा है, यानी कि एक यहाँ पर शामिल होने की बात कही जा रही है। तो हम लोग कह सकते हैं डी, यानी उपयोग सभी जितने भी चीजें उसको हम लोग स्ट्रोक कर सकते हैं। 9 नंबर, परिवार फर्मों को कौन सी सेवाएं प्रदान करती है? परिवार फर्मों को कौन सी सेवाएं प्रदान करती है जी? तो भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 10 नंबर। 10 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय में अधिकतम सहयोग देता है, ठीक। क्षेत्र के होता है 3 गो क्षेत्र होता है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। प्राथमिक में कृषि वाला हो जाएगा, द्वितीयक में जो विनिर्माण करता है प्राकृतिक संसाधन का, ठीक है, और तृतीयक में जो सेवा प्रदान करता है जैसे शिक्षा हो गया, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, ठीक है, ड्राइवर हो गया। तो भारत को राष्ट्रीय आय सबसे ज्यादा कहाँ से मिलता है? जो सेवा प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत मोटा मोटा पैसा है, ठीक है। डॉक्टर लोग छाप लिया, इंजीनियर लोग छाप लिया, ठीक है, सिविल इंजीनियर छाप लिया, नेता लोग छाप लिया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सेवाएं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों इस प्रकार से 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखें जो कि आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट 2025 के एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर आपको फिर से बोलते हैं क्लास में अगर दोस्तों ज्वाइन होना चाहते हैं तो दोस्तों आप ज्वाइन हो सकते हैं। आप दोस्तों बहुत ही अच्छा तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है इस नंबर से आप मैसेज करके व्हाट्सएप करके पेमेंट को पे करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन से 11 नंबर, उपभोक्ता के बजट सेट से आप क्या समझते हैं? ये क्या होता है सर उपभोक्ता के बजट सेट? मतलब समझिएगा इसको, ठीक है। हम आंसर पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मान के चलिए आपके पास 5 गो रुपया है, ठीक है, के गो रुपया है? 5 रुपया है, ठीक है। मान चलिए 5 रुपया में आपको क्या मिल जाता है? 5 रुपया में मान के चलिए आपको उदाहरण ले लेते हैं कुछ, ठीक है,
कुछ ऐसा चीज मिल गया जिससे आप संतुष्ट हो गए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। 5 रुपये आपके पास है, आप 5 रुपये में ऐसा चीज खरीद रहे हैं ना कि आप संतुष्ट हो जा रहे हैं, यानी कि आप अपने अंदर की इच्छा को भावपूर्ण करके शांति प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं उपभोक्ता के बजट सेट, यानी कि जो अपने बजट में है, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना ये औकात से बाहर है, ठीक है, ये अपना बजट में सस्ता है, माल है, ले लो, ठीक है। ऐसा हम लोग बात करते रहते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं बजट, सॉरी, ठीक है, बजट सेट दो वस्तुओं के उन सभी बंडलों का संग्रह है जिन्हें उपभोक्ता प्रचलित बाजार कीमत पर अपनी आय से खरीद सकता है, अपने पैसा से खरीद सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 बजट रेखा क्या है, से तो पढ़ चुके हैं। रेखा क्या, बजट रेखा का मतलब, बजट रेखा उन सभी बंडलों का प्रतिनिधित्व करती है जिन पर उपभोक्ता की संपूर्ण आय व्यय हो जाती है, ठीक है। मतलब आप कमाए मान के चलिए 10,000 रुपया और 10,000 रुपया आप उड़ा दिए, ठीक है। ये क्या हुआ, एक प्रकार से संपूर्ण आय आपका खर्च हो चुका है, पूरा पैसा आपका 10,000 रुपया चल गया है, कहाँ गया है नहीं पता, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं बजट रेखा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर हो गया। 13 नंबर वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी क्या सीमाएं हैं। तो ये लोग तो आप बच्चा से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि अगर आपके पास कुछ लेना चाहते हैं तो आपको वस्तु, मान के चलिए पहले पैसा नहीं था तो कोई वस्तु आप ले रहे थे, ठीक है। मान चलिए चावल लिए तो इसके बदले में आपको गेहूं देना पड़ता है, गेहूं ले रहे हैं तो चावल देना पड़ता है। यानी कि ऐसा चीज जो आप लेन देन करें वस्तु के सहायता से ही लेन देन करें, ना कि पैसा के सहायता। जब एक वस्तु का विनिमय प्रत्यक्ष रूप से दूसरी वस्तु से रूप में होते तो उस वस्तु का विनिमय कहा जाता है। इन शब्दों में वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें वस्तु का लेन देन वस्तुएं से किया जाता है, ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग जो 13 नंबर तक क्वेश्चंस को हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। क्लास ज्वाइन होना चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं। बाकी दोस्तों 15, 16 और आपका एक और बचेगा 14 नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप जो झारखबर 24 से आप देख सकते हैं, वहां पर अवेलेबल है, ठीक है। अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। झारखबर 24, ठीक है, JHARKHABAR 24 गूगल पर सर्च कीजिएगा, वेबसाइट आएगा उस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां से भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो 100 किसी प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को